Good morning, students. On behalf of Vimla Devi Public School Siliari, I welcome you all. This is the part 5th of your CG board, class 10 social science. Lesson 8 we are studying between the two world wars, the Russian revolutions and Great Depression. This is the part 5th. And we have completed yesterday Lenin and October Revolution. So open in your book page number 106. Yesterday there was a question. The Russian Revolution began with three main demands. Do you think these demands were realized by 1918? If yes, then to what extent? कि रूसी क्रांति तीन प्रमुख मांगों को लेकर शुरू हुई थी और क्या आपको लगता है कि 1918 तक ये पूरी हो पाई? Write the answers of these questions, and today we are going to study the next part. After this, the landed gentry and army generals incited a civil war against the new government from 1918 to 1922 and gained the support of Britain, France, America and other countries. उसके बाद 1918 से 1920 के बीच 1918 से 1922 के बीच रूस के पुराने भूस्वामी और सेनापतियों ने क्या किया? लैंडेड जेंट्री एंड आर्मी जनरल्स। लैंडेड जेंट्री यानी जो पुराने भूस्वामी थे और आर्मी जनरल्स थे, उन्होंने नई सरकार के विरुद्ध गृह युद्ध यानी सिविल वॉर छेड़ा और उन्हें ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका आदि देशों का समर्थन भी मिला। देखिए, द लैंडेड जेंट्री एंड आर्मी जनरल्स। ओके, लैंडेड जेंट्री यानी पुराने भूस्वामी एंड आर्मी जनरल्स। These countries were apprehensive about the spread of communism across Europe. इन देशों की सरकारें यूरोप में साम्यवादी यानी कम्युनिज्म विचारों के फैलने से घबराई हुई थी। द रशियन गवर्नमेंट फाइनली डिफीटेड इंटरनल अपोजिशन टू इट्स रूल इन 1922, लेकिन 1922 तक रूस की सरकार इन्हें हरा पाई। बाय देन मैनी ऑफ द न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज इन द former Russian Empire decided to align with Russia to form the Union of Soviet Socialist Republic USSR. इसी बीच पुराने साम्राज्य के कई हिस्से जो स्वतंत्र हुए थे अब रूस के साथ हो लिए और USSR, देखिए USSR यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक यानी सोवियत समाजवादी देशों का संघ। इसका मतलब क्या है? सोवियत समाजवादी देशों का संघ की स्थापना हुई। स्टालिन। अब स्टालिन या स्टालिन, ओके, स्टालिन। फॉलोइंग द डेथ ऑफ लेनिन in 1924, Joseph Stalin assumed the leadership of the Communist Party and soon became the all-powerful leader of the Soviet Union. 1924 में लेनिन की मृत्यु के बाद
जोसेफ स्टालिन ने नेतृत्व संभाली और कुछ ही वर्षों में वह साम्यवादी पार्टी और सोवियत रूस का सर्वशक्तिमान नेता बना। Many leaders who sought to oppose his policies were executed. नेतृत्व संभालते ही उसकी नीतियों का विरोध करने वाले कई नेताओं को मार डाला गया। He remained the principal leader of the Communist Party and the dictator of the Soviet Union until his death in 1953. स्टालिन 1953 में अपनी मृत्यु तक सोवियत साम्यवादी पार्टी और सोवियत संघ का तानाशाह डिक्टेटर बना रहा। इंडस्ट्रियलाइजेशन, औद्योगिकरण। आफ्टर द रिवॉल्यूशन ऑल प्राइवेट प्रॉपर्टी वॉज एबॉलिश्ड एंड ऑल द बैंक्स, फैक्ट्रीज एंड माइंस वर नेशनलाइज्ड, डिक्लेयर्ड गवर्नमेंट प्रॉपर्टी एंड एडमिनिस्ट्रेटेड बाय द गवर्नमेंट। क्रांति के बाद रूस में सारे बैंकों, कारखानों व खदानों को शासकीय संपत्ति घोषित किया गया और निजी संपत्ति खत्म की गई। अब उनका संचालन राज्य द्वारा किया जाने लगा। सोवियत रशिया faced the challenge of economic development and industrialization after 1924. अब 1924 के बाद सोवियत रूस के सामने आर्थिक विकास और औद्योगिकरण की चुनौती थी। The economy had been ravaged by war, revolution and civil strife and had to be brought back on track. युद्ध, क्रांति और गृह युद्ध से ध्वस्त आर्थिक व्यवस्था को विकास की पटरी पर लाना था। The country went in for planned development from 1928, the focus being on industrialization. 1928 से सोवियत रूस में नियोजित विकास की शुरुआत हुई, जिसमें औद्योगिकरण पर विशेष जोर था। बट इट लैक्ड कैपिटल एंड टेक्निकल एक्सपर्टीज, लेकिन इसके लिए धन और तकनीकी विशेषज्ञों का अभाव था। सो द एक्सपर्ट्स वर इन्वाइटेड फ्रॉम अब्रॉड टू हेल्प बिल्ड अप इंडस्ट्री। ऐसे में विदेशों से विशेषज्ञ बुलाए गए और उनकी मदद से उद्योग निर्मित किए जाने लगे। बट capital was not available from any foreign sources, so Russia had to raise the money it required from its internal resources. जहाँ तक धन और पूंजी का सवाल था, यह किसी विदेशी स्रोत से उपलब्ध नहीं था और रूस को अपने स्रोतों से व्यवस्था करनी पड़ी। The government mobilized domestic savings, reduced the wages of workers and taxed the peasants to generate additional resources for investment, promising the workers and peasants that they would benefit from industrial growth. इसके लिए जितनी भी बचत उपलब्ध थी उसे उद्योगों में झोंका गया और मजदूरों का वेतन कम रखा गया और किसानों पर कर लगाकर अतिरिक्त निवेश की व्यवस्था की गई। यह माना गया कि उद्योगों के विकास से बाद में मजदूरों व किसानों को फायदा मिलेगा। The pace of industrialization picked up after 1928, the emphasis being on developing heavy industry, iron and steel, electricity, machine manufacture, etc. 1928 के बाद रूस में औद्योगिकरण तेज हुआ और इसमें बाहरी उद्योगों जैसे लोहा, इस्पात, बिजली, मशीन उत्पादन आदि पर विशेष जोर था। By 1940, the Soviet Union had become a major global industrial power और 1940 तक सोवियत संघ एक ताकतवर औद्योगिक देश बन गया। Next topic is collectivization of agriculture.
यानी कृषि का सामूहिकरण। Following the redistribution of land owned by the landlords after 1917, the majority of peasants became medium farmers, with a few becoming big farmers. 1917 के बाद भूस्वामियों की जमीन किसानों के बीच वितरित होने से अधिकांश कृषक मध्यम दर्जे के किसान बन गए और कुछ बड़े किसान भी थे। But traditional farming techniques continued to be followed and output was low. लेकिन खेती के तरीके अभी भी पारंपरिक थे और उत्पादन कम था। Stalin took steps to raise productivity by adopting modern agriculture techniques. इस बात को देखते हुए स्टालिन ने कृषि क्षेत्र में भारी बदलाव लाने की पहल की। इसके तहत किसानों से कहा गया कि वे अपने अपने खेतों को मिलाकर विशाल सामूहिक फार्म बनाएं ताकि बड़े पैमाने पर खेती की जा सके और खेतों में मशीनों व अन्य आधुनिक तरीकों का उपयोग किया जा सके। The big farmers and a few medium farmers opposed collectivization, which was widely supported by small and medium farmers. अधिकांश छोटे और मध्यम किसान इसके लिए तैयार हुए, मगर ज़्यादातर बड़े किसान और कुछ मध्यम किसानों ने इसका विरोध किया। However, they were forced into collectivization, with thousands being jailed, exiled to Siberia, or even executed. विरोध करने वालों पर जोर जबरदस्ती की गई और लाखों की संख्या में गिरफ्तार किए गए, काला पानी भेजे गए यानी साइबेरिया भेजे गए या मार डाले गए। Russian agriculture remained in crisis for several years because of this repression, और इस जोर जबरदस्ती के कारण कुछ वर्ष रूस की कृषि संकटग्रस्त रही। It led to acute famine from 1932 to 1934 with lakhs of people dying of starvation. फलस्वरूप 1932 से 34 के बीच भीषण अकाल एक्यूट फैमिन पड़ा और लाखों लोग भुखमरी के कारण मरे। The process of collectivization was completed by 1936, practically putting an end to private farming in the country. लेकिन 1936 तक कृषि सामूहिकीकरण का काम पूरा हुआ और रूस में निजी खेती लगभग समाप्त हो गई। After 1937, Russian agriculture developed rapidly and land productivity rose, benefiting from the industrialization of the country. 1937 के बाद कृषि का तेजी से विकास हुआ और वह औद्योगिकरण का फायदा उठाते हुए अपनी उत्पादकता को तेजी से बढ़ा सका। Now, my dear students, the question प्रश्न है, from which sources did Britain mobilize capital for industrialization? Is it possible to mobilize capital for industrialization from any other sources? ब्रिटेन में औद्योगिकरण के लिए धन कहाँ से मिला था? क्या औद्योगिकरण के लिए अन्य किसी स्रोत से पूंजी मिल सकती थी? Is large scale farming essential for developing agriculture? What problems would small scale farming face in mechanizing agriculture? यानी कृषि के विकास के लिए क्या बड़े जोतों या खेतों की आवश्यकता है? अगर छोटे जोत या खेत हो तो उनमें मशीनीकरण में क्या समस्याएं आती? Why do you think the big farmers of Russia opposed collectivization? यानी रूस के बड़े किसानों ने सामूहिक फार्म का विरोध क्यों किया होगा? Can collectivization be achieved gradually with the consent of the farmers?
क्या सामूहिकरण किसानों की सहमति से धीरे धीरे किया जा सकता था। देखिए, सबसे बड़ा बात यह है कि हम पूरी कोशिश अंत तक नहीं करते समझने के लिए, राइट। आप इस पैराग्राफ को ऊपर में फिर से एक बार पढ़िए। जैसे मैंने पहले कहा, ओपन योर बुक ओपन करके आप स्क्रीन से मत पढ़िएगा, हेडफोन लगा के सुनिए पहले, और साथ में कॉपी में पेंसिल से आप लगातार चलाते जाइए। जो समझ में नहीं आएगा अंडरलाइन कीजिए और मुझसे क्लास में आके पूछिए यहाँ पे कि सर ये चीज़ समझ में नहीं आया, जब पढ़ाती रहता हूँ ना क्लास में उस समय, राइट। और पूरे क्वेश्चंस का आंसर आप अपने हिसाब से लिखने की कोशिश कीजिए। इस सभी का हालांकि आपको PDF फॉर्म में व्हाट्सएप में मिल ही जाता है, उसके बावजूद भी। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। लेट्स गो अहेड विद दिस लेसन। There had been considerable debate about economic development in Soviet Russia after the revolution, with many historians drawing attention to its inherent contradictions. क्या हुआ कि क्रांति के बाद सोवियत रूस के विकास को लेकर काफ़ी विवाद रहा है और उसके विरोधाभासों यानी कॉन्ट्रडिक्शंस पर कई इतिहासकारों ने ध्यान आकृष्ट किया है। For the first time in world history, workers and peasants created a new society without landed gentry, capitalist traders and noble aristocrats. एक और पहली बार इतिहास में अभिजात्य भूमि स्वामियों यानी लैंडेड जेंट्री पूंजीपतियों, कैपिटलिस्ट व्यापारियों, ट्रेडर्स व शाही दरबारियों यानी कि नोबल एरिस्टोक्रेट्स शाही दरबारियों के बिना गरीब मजदूरों व किसानों ने एक नए समाज की रचना की। इन दिस सोसाइटी everyone had equal access to basic necessities such as food, education, housing, etc. इस समाज में सभी को भोजन, शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास आदि जरूरी सुविधाओं की पहुंच समान रूप से बनी। Unemployment was almost eradicated and everyone got work. बेरोजगारी लगभग समाप्त हो गई और सबको काम मिला। The Great Depression that swept across the world from 1929 to 1932 had little impact on Russia. 1929 से 32 के बीच पूंजीवादी देशों में जो भीषण आर्थिक मंदी आई उसका रूस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। Women enjoyed equal rights as men in society. महिलाओं को समाज में समान अधिकार प्राप्त हुआ। There was a sharp drop in illiteracy and a common school system was established where everyone received the same education and where along with the teaching of subjects emphasis was put on productive activities that involve physical labor. निरक्षरता यानी इलिटरेसी में भारी कमी आई और सबके लिए समान शिक्षा की व्यवस्था की गई जिसमें विषयों की पढ़ाई के साथ साथ शारीरिक श्रम द्वारा उत्पादक कार्य पर भी जोर दिया गया। रशिया's neighbors were all capitalist countries. अब रूस के अधिकांश पड़ोसी देश जो पूंजीवादी थे। They constantly strove to stall its effort, putting all kinds of obstacles in the path of its growth and development. वे लगातार इसी प्रयास में रहे कि वह सफल न हो और रूस के विकास में तरह तरह की बाधाएं डालते रहे। Despite these efforts, Soviet Russia became economically strong by 1940, emerging as a modern world power. लेकिन इसके बावजूद सोवियत रूस अपने आप को आर्थिक रूप से मजबूत कर सका और 1940 तक एक आधुनिक शक्ति के रूप में उभरा। However, the political system that was established in Soviet Russia was not a multi-party system. लेकिन जो राजनीतिक व्यवस्था सोवियत रूस में बनी उसमें बहुदलीय प्रणाली की जगह एक साम्यवादी दल को ही मान्यता प्राप्त था।
it recognized only a single communist party, right? So people had no political alternative to choose from. इस कारण लोगों के सामने राजनीतिक विकल्प नहीं थे. Also, criticizing the government or proposing alternative ideas were strictly prohibited, and people found opposing the government's policies were labeled traitors, arrested, and executed even if they belonged to the Communist Party. इसके अलावा वहाँ शासन की आलोचना करने वाला तथा वैकल्पिक सोच प्रस्तुत करने वालों पर भारी रोक लगी थी और अक्सर शासन की नीतियों का विरोध करने वाले, चाहे वो साम्यवादी दल के क्यों ना हो, को देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार किया जाता था और मार डाला जाता था. Thus, although the poor got the opportunity to participate in the political process, the absence of an alternative ensured that democracy did not develop fully. इस तरह जहां एक ओर गरीबों को राजनीति में भाग लेने का मौका मिला, वहीं उनके पास विकल्प न होने के कारण लोकतंत्र का पूरा विकास नहीं हो पाया. The Soviet Revolution had a profound effect on the world. सोवियत क्रांति का पूरे विश्व पर गहरा असर पड़ा. In far-flung countries and especially in the colonies, it proved to be an inspiration for those fighting for independence and for the right of the poor. दूर दराज के देशों में और खासकर उपनिवेशों में स्वतंत्रता और गरीबों के अधिकारों के लिए लड़ने वालों को इससे प्रेरणा मिली. They tried to follow the path pioneered by Russia, और वे भी रूस की राह पर चलने का प्रयास करने लगे. An international communist organization was formed under the leadership of the Russian Communist Party, and similar parties were established in every country. रूस की साम्यवादी पार्टी के नेतृत्व में अंतर्राष्ट्रीय साम्यवादी संगठन बनाया गया और हर देश में उस तरह की पार्टियों का निर्माण हुआ. The pressure these parties exerted on governments helped ensure that laws were passed for the welfare of workers and systems to protect their rights were put in place. इसके लिए आंदोलनों के दबाव से हर देश में मजदूरों के कल्याण व किसानों को जमीन पर अधिकार देने के लिए कानून बने और ठोस व्यवस्थाएं बनी. Now there are some questions. प्रश्न है, if you had to create system to protect the poor in your village or town, what would you have to do? अगर आपके गांव या शहर के गरीबों के हितों की व्यवस्था करनी है तो क्या क्या करना होगा. सेकेंड क्वेश्चन, यू रीड अबाउट द रोल ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज इन अ डेमोक्रेसी. डू यू थिंक अ मल्टी पार्टी सिस्टम इज इसेंशियल फॉर डेमोक्रेसी? डिस्कस विद रीजन्स. आपने लोकतंत्र में दलों की भूमिका के बारे में पढ़ा है. क्या आपको लगता है बहुदलीय प्रणाली लोकतंत्र के लिए जरूरी है? कारण बताइए. इफ देयर इज नो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड पीपल डू नॉट हैव द राइट टू एयर देयर व्यूज, व्हाट इफेक्ट वुड इट हैव ऑन डेमोक्रेसी? क्या स्वतंत्र अभिव्यक्ति और अपने विचार रखने का अधिकार न हो तो किसी भी लोकतंत्र पर उसका क्या असर पड़ेगा? नेक्स्ट क्वेश्चन, इज इट नेसेसरी और एथिकल टू अरेस्ट और एग्जीक्यूट पीपल हु क्रिटिसाइज द पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट? क्या शासन की नीतियों की आलोचना करने वालों को गिरफ्तार करना या मार डालना जरूरी या उचित हो सकता है?
So my dear beautiful students, this is sufficient for this day. अब रीड द अबव पैराग्राफ वंस अगेन. जैसे आपको मैंने कहा, बुक से आप पढ़िएगा और साथ में फॉलो कीजिएगा मेरे रीडिंग और इसमें एक्सप्रेशन को. और इंटरप्रिटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट. अब उसको आपको समझना है. In my next video lesson, I will continue with this lesson. This is the part 5th and you will get very soon the part 6. In the part 6, we will study about the Great Depression and the welfare state. So, till this time, revise and work hard.